यह मूट कोर्ट प्रस्तुति एक काल्पनिक न्यायिक कार्यवाही पर आधारित है, जिसका उद्देश्य विधि छात्रों के व्यावहारिक एवं शैक्षणिक ज्ञान को प्रदर्शित करना है। हॉस्पिटल केस नंबर 234/2017 की केस की कार्रवाई शुरू की जा रही है। माननीय न्यायाधीश महोदय, मैं अधिवक्ता सपना सेन वादी पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखने की अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद। माननीय न्यायाधीश महोदय, 27 दिसंबर 2017 को मेरे पक्षकार विकास वर्मा आयु 5 वर्ष को तीव्र बुखार होने के कारण उनके माता पिता द्वारा उन्हें स्टार सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिनकी आईपीडी क्रमांक 12543 यह है। शुरुआती जांच में डॉक्टर द्वारा उन्हें टाइफाइड से संदिग्ध बताया गया और उपचार प्रारंभ होने के पश्चात अचानक मेरे मुवक्किल की तबीयत खराब हुई तथा डॉक्टर व नर्स की लापरवाही के कारण मेरे मुवक्किल विकास वर्मा की तबीयत बिगड़ने लगी और शरीर नीला पड़ने लगा, जिससे उनके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह दिमाग से विकृत हो गए। यह एक अपूर्णीय क्षति है। मैं माननीय न्यायालय के सामने इस मामले के मुख्य विवादित तथ्यों को रखने की अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद। नंबर 1, चिकित्सीय लापरवाही। क्या डॉक्टर और नर्स ने इलाज के दौरान उचित सावधानी बरती थी या उनकी लापरवाही से बच्चे को नुकसान हुआ? नंबर 2, नर्स ने किसी भी प्रकार का टेस्ट डोज नहीं लिया था, क्या नर्स अयोग्य थी? नंबर 3, क्या टाइफाइड के संदिग्ध इलाज के दौरान दिए गए इंजेक्शन व ओवरडोज के कारण बच्चे का दिमाग काम करना बंद कर गया? नंबर 4, क्या केवल डॉक्टर जिम्मेदार है या पूरा हॉस्पिटल इस लापरवाही के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी है? नंबर 5, क्या बच्चा और उसके माता पिता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता की श्रेणी में आते और मुआवजे के हकदार है? नंबर 6, बच्चे को हुई अपूर्णीय क्षति के लिए कितना मुआवजा दिया जाना चाहिए? न्यायाधीश महोदय, कानून कहता है कि जहां अधिकार है वहां उपचार भी है। इन विवादित तथ्यों के माध्यम से मैं और मेरे साथी अधिवक्ता यह स्पष्ट करेंगे कि प्रतिवादी ने अपनी ड्यूटी ऑफ केयर का उल्लंघन किया है। अब मेरे साथी आपकी अनुमति से इस लापरवाही के एक एक पहलू को न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करना चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। धन्यवाद। माननीय न्यायाधीश महोदया, मैं प्रतिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता अन्नपूर्णा सुथार अपना पक्ष रखने की अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद। न्यायाधीश महोदया, जैसा कि मेरे विपक्ष के साथी अधिवक्ता ने कहा कि मेरे मुवक्किलों के द्वारा लापरवाही की गई, किंतु यह दावा एकदम खोखला एवं बेबुनियाद है। बुखार बहुत तेज था, दवा ने अप्रत्याशित प्रतिक्रिया की। मेरे मुवक्किलों के द्वारा सद्भावपूर्वक कार्य किया गया था। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 80 विधिपूर्ण कार्य में हुई दुर्घटना और भारतीय दंड संहिता की धारा 92 के अनुसार किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना उसके फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं, केवल एक दुर्घटना है। धन्यवाद। माननीय न्यायाधीश महोदय, मैं अधिवक्ता ऋचा शर्मा वादी पक्ष की ओर से चिकित्सा प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने वाले तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद। माननीय न्यायाधीश महोदय, हॉस्पिटल की ओर से चिकित्सा नियमावली में अप्रत्याशित असावधानी बरती गई। मेरे मुवक्किल विकास वर्मा की इस स्थिति का कारण नर्स निशा गुप्ता द्वारा दी गई सिरिंज है। सिरिंज के देने के मात्र 2 या 3 मिनट में ही बच्चे की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी और उसका शरीर नीला पड़ने लगा। जब उन्होंने इंजेक्शन दिया, उससे पूरे किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट डोज नहीं किया, जिससे कुछ ही सेकंड में बच्चे को ब्रेन हेमरेज हो गया। माननीय न्यायाधीश महोदय, शिक्षा विज्ञान में दुर्घटना तब होती है जब सभी प्रोटोकॉल्स का पालन न किया गया हो। यहाँ नर्स ने बिना किसी टेस्ट डोज के और डॉक्टर की अनुपस्थिति में इंजेक्शन दिया। इसे दुर्घटना नहीं, आपदा को निमंत्रण देना कहा जाता है। वह नियमों का उल्लंघन करना दुर्घटना नहीं, अपराध है। माननीय न्यायाधीश महोदय, मैं अपने पक्ष को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर वर्मा को मुख्य परीक्षा के लिए कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहती हूँ। मिस्टर वर्मा हाजिर हो। मिस्टर वर्मा, उस दिन वार्ड में क्या हुआ था विस्तार
विस्तार से बताइए। मेरा बच्चा विकास चलने फिरने की स्थिति में था। उसे मामूली बुखार था। इतनी देर में नर्स निशा गुप्ता आई और उसे सिरिंज लगाने लगी। जब नर्स ने इंजेक्शन दिया उससे पूरे किसी प्रकार का कोई टेस्ट डोज किया था? जी नहीं, उसने किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं किया। आपने नर्स से कुछ पूछा नहीं? मैंने उससे पूछा कि क्या डॉक्टर को बुलाना है, तो उसने बताया कि उसे पता है कि उसे क्या करना है, उसे ना बताया जाए, और तेजी से इंजेक्शन नसों में लगाने लगी। इंजेक्शन का तत्काल असर हुआ कि मेरे बच्चे का शरीर नीला पड़ने लग गया और उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई। ये मंजर देखकर मेरी पत्नी चीखने लगी। ऐसी स्थिति में आपने क्या किया? मैं पागलों की तरह हॉस्पिटल के गलियारों में डॉक्टरों को ढूंढते हुए भागने लगा। कोई भी डॉक्टर उस समय ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। नर्स भी यह मंजर देखकर घबरा गई थी। जब बच्चे का शरीर नीला पड़ने लगा तो नर्स एवं डॉक्टरों ने सबसे पहले क्या किया? डॉक्टरों ने ऑक्सीजन मांगी। वार्ड में उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर खाली था। कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर उपस्थित नहीं था। दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर लाने में 10 से 15 मिनट व्यतीत हुए, जिसने मेरे बच्चे की जिंदगी छीन ली। माननीय न्यायाधीश महोदया, मिस्टर वर्मा के उपरोक्त समस्त बयानों से स्पष्ट होता है कि नर्स एवं हॉस्पिटल स्टाफ की गंभीर लापरवाही के कारण बच्चे की स्थिति बिगड़ी और उसकी जान खतरे में पड़ गई। अतः माननीय न्यायालय से मेरा ये निवेदन है कि इस लापरवाही को संज्ञान में लेते हुए उचित कानूनी कार्यवाही की जाए। धन्यवाद। शिक्षक न्यायाधीश महोदय, मैं प्रतिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनीषा अग्रवाल मिस्टर वर्मा से प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद। मिस्टर वर्मा, क्या आप डॉक्टर हैं? जी नहीं। तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि इंजेक्शन गलत तरीके से दिया गया? क्या आपने इंजेक्शन की गति नापी थी? मैंने देखा कि नर्स ने जैसे इंजेक्शन लगाया, मेरे बच्चे का शरीर नीला पड़ गया था और उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई थी। शरीर का नीला पड़ना केवल दवा का रिएक्शन हो सकता है। क्या आप जानते हैं आपके बच्चे को पहले से कोई एलर्जी नहीं थी? क्या आपने डॉक्टर को सब कुछ सच बताया था? हाँ, हमने सब कुछ सच बताया था। हमारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। धन्यवाद। मिस्टर वर्मा, अब आप जा सकते हैं। माननीय न्यायाधीश महोदय, चिकित्सा विज्ञान में निर्णय की चूक और लापरवाही में अंतर होता है। टाइफाइड के उपचार के लिए लारियागो एक प्रमाणित और मानक दवा है। डॉक्टर द्वारा सही दवा लिखी गई थी। नर्स द्वारा पूर्ण सावधानी के साथ दवा दी गई थी। ऐसे में बच्चे के शरीर पर दवा के प्रति जो एडवर्स रिएक्शन दिखाए गए वे अत्यंत ही दुर्लभ थे। ऐसे रिएक्शन को पहले से जान पाना किसी भी डॉक्टर के लिए संभव नहीं था। डॉक्टर द्वारा स्थापित मानकों का पूर्ण पालन किया गया, इसलिए वादी पक्ष के द्वारा दिए गए तर्क केवल भ्रामक मात्र है। धन्यवाद। माननीय न्यायाधीश महोदय, मैं वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता सोनिका राठौड़ अपना पक्ष रखने की अनुमति चाहती हूँ। मेरे प्रतिवादी साथी अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि शरीर का नीला पड़ना कोई एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, किंतु तब जब किसी को ऐसे किसी ड्रग से किसी प्रकार की एलर्जी हो। मैं मेरे वकील विकास वर्मा की मेडिकल रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मेरे वकील विकास वर्मा को किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी नहीं है। हॉस्पिटल केवल अपनी गलती को छुपाने के लिए एलर्जी का सहारा नहीं ले सकता। इसमें नर्स निशा गुप्ता द्वारा किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट डोज नहीं देना, यह एक लापरवाही नहीं तो क्या। धन्यवाद। माननीय न्यायाधीश महोदया, मैं एडवोकेट पीयूष राठा वादी पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए हॉस्पिटल की नर्स निशा गुप्ता को मेन एग्जामिनेशन के लिए विटनेस बॉक्स में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद। नर्स निशा गुप्ता हाजिर हो। मिस निशा, क्या आपने लारियागो इंजेक्शन लगाने से पहले बच्चे का कोई टेस्ट डोज परीक्षण या जांच की थी? जी नहीं, मुझे लगा कि बुखार के लिए सामान्य दवा और टेस्ट जरूरत नहीं। जब आपने बच्चे की नसों में इंजेक्शन दिया तो वहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद था? नहीं, डॉक्टर वार्ड राउंड पर थे। मैंने चार्ट पे उनके निर्देश देकर खुद इंजेक्शन लगा दिया। अच्छा, अब आप मुझे यह बताइए कि आप यह जानती थी कि लारियागो इंजेक्शन को तेज व सीधे तेज प्रवाह से लगाने के कारण बच्चे के दिल व दिमाग में वह गलत असर पड़ सकता है? मुझे पता था कि यह बुखार के लिए, पर इसके इतने घातक परिणाम होते हैं इसकी तकनीकी जानकारी मुझे नहीं थी। इंजेक्शन के तुरंत बाद जब बच्चा नीला पड़ा और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम आई तब आपने क्या किया? मैं घबरा गई और डॉक्टर को बुलाने दौड़ी। हमने ऑक्सीजन देने की कोशिश की, लेकिन सिलेंडर में प्रेशर बहुत कम था। मिस निशा, डॉक्टर ने दवा की मात्रा कब देना है, कैसे देना है, यह लिखा था, हाँ या ना? नहीं, लेकिन देना कैसे ये नहीं लिखा था।
पॉइंट टू बी नोटेड न्यायाधीश महोदया, मिस निशा या नर्स निशा गुप्ता के उपयुक्त बयानों से यह स्पष्ट होता है कि इंजेक्शन सही तरीके से नहीं दिया गया। लारिया को इंजेक्शन को नसों में सीधे व तेज प्रवाह से देने के कारण बच्चे की हालत खराब हुई है। नर्स निशा के पास उस विशेष दवा को संभालने का हुनर भी नहीं था। इससे उनकी योग्यता पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। धन्यवाद। ऑब्जेक्शन न्यायाधीश महोदय। मैं प्रतिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता युक्ता शर्मा मिस निशा से प्रति परीक्षा करने की अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद। मिस निशा, क्या आप पर अस्पताल द्वारा या डॉक्टर द्वारा किसी भी प्रकार की धमकी दी जा रही है या दबाव बनाया जा रहा है? जी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने बयान स्वेच्छापूर्वक दिए हैं? हाँ, मैंने जो भी कहा वो बिना किसी दबाव के कहा। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। महोदया, नर्स निशा गुप्ता की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर दी गई है, जिससे उसकी योग्यता पर सवाल उठाना उचित नहीं। महोदया, मिस निशा के द्वारा जो यह बयान दिया गया उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ गलती अस्पताल प्रशासन की नहीं बल्कि उनकी स्वयं की है। धन्यवाद। माननीय न्यायाधीश महोदया, मैं वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता स्नेहा सोनी अपना पक्ष रखने की अनुमति चाहती हूँ। माननीय न्यायाधीश महोदया, मिस निशा गुप्ता कोई अबोध बालक नहीं है। यह एक प्रशिक्षित नर्स है। इनकी एक चूक ने एक परिवार को अंधकार में डाल दिया है। माननीय न्यायाधीश महोदया, मैं डॉक्टर श्रेया, जो कि बाल रोग के विशेषज्ञ है, उनको मुख्य परीक्षा के लिए कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहती हूँ। डॉक्टर श्रेया हाजिर हो। क्या आपने लारिया को इंजेक्शन विवरणिका में अंकित किया था? हाँ, मैंने विवरणिका में अंकित किया था। जब आपने लारिया को इंजेक्शन विवरणिका में अंकित किया तो फाइल पर स्पष्ट निर्देश लिखे थे कि इसे स्लो डिप धीरे धीरे देना है। मैंने इंजेक्शन का नाम और खुराक लिख दी थी। सामान्य सभी नर्स जानती है कि इसे कैसे देना है। माननीय न्यायाधीश महोदया, मैं प्रिस्क्राइब रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। डॉक्टर श्रेया, उस वक्त आप कहाँ पर मौजूद थे? उस वक्त मैं नीचे के वार्ड में अन्य मरीज को देख रही थी। जब बच्चे का ब्रेन हेमरेज हुआ तो आप वहां पहुंचने में कितने मिनट लेट थे? जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं बच्चे को देखने के लिए निकल चुकी थी, लेकिन नीचे के वार्ड से ऊपर के वार्ड में जाने में कम से कम 5 से 7 मिनट का समय तो व्यतीत होता ही है। क्या यह सच नहीं है कि बच्चे की स्थिति का निवारण करने के लिए कोई बाल रोग के विशेषज्ञ टीम उस वक्त अस्पताल में मौजूद नहीं थी? उस वक्त अस्पताल में नहीं, क्योंकि विशेषज्ञ टीम ऑन कॉल थी। अब आप जा सकते हैं। माननीय न्यायाधीश महोदया, डॉक्टर श्रेया के इन जवाबों से यह स्पष्ट हो जाता है कि डॉक्टर श्रेया के द्वारा विशिष्ट निर्देश देने में लापरवाही बरती गई। अस्पताल में अन्य टीम के मौजूद न होने और डॉक्टर के समय पर नहीं पहुंचने के कारण मेरे मुवक्किल विकास वर्मा का ब्रेन हेमरेज हो गया। अस्पताल के द्वारा ऐसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अन्य कोई व्यवस्था नहीं की गई। यह लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं माननीय न्यायाधीश से गुजारिश करूंगी कि ऐसी लापरवाही भविष्य में ना हो, इसके लिए कड़ा से कड़ा रुख उठाए और मेरी मुवक्किल को न्याय दिलाने में सहायता करें। धन्यवाद। माननीय न्यायाधीश महोदय, मैं प्रतिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता उमा भारती मीना अपना पक्ष रखने की अनुमति चाहती हूँ। माननीय न्यायाधीश महोदय, अस्पताल में सभी जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध थे। जैसे ही बच्चे की हालत बिगड़ी, मेरे मुवक्किलों ने बच्चे को तुरंत ऑक्सीजन एवं अन्य उपचार देने का पूर्ण प्रयास किया, किंतु जब स्थिति मेरे मुवक्किलों के प्रयासों से बाहर जाने लगी तो हमने बेहतर उपचार के लिए बच्चे को एम्स अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। उपचार में किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का कोई विलंब नहीं किया गया। यह जो तथ्य विपक्षी साथी के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, यह केवल भ्रामक मात्र है। मेडिकल उपकरण में किसी तकनीकी समस्या का आना और उस तकनीकी समस्या का समय पर निदान न होना, इसके लिए डॉक्टर्स को समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराना गलत है। माय लॉर्ड, ऑक्सीजन सिलेंडर उस वक्त वेटिंग पर था और जो सिलेंडर हमारे पास उपलब्ध था उससे हमने बेहतर उपचार करने का पूर्ण प्रयास किया, किंतु सिलेंडर में दबाव कम होने के कारण हम उसमें असफल रहे।
माननीय न्यायाधीश महोदय, मैं वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता बजरंग सिंह अपना पक्ष रखने के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट के मुख्य अधिकारी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। हॉस्पिटल मैनेजर हाजिर हो। मिस, आपका नाम, आपकी क्वालिफिकेशन और आप वर्तमान में क्या करते हैं, जज साहब बोलते हैं। मेरा नाम पूर्णिमा है। मैंने अमेरिका से MBA किया है और करंटली स्टार सिटी हॉस्पिटल की CEO हूँ। मिस पूर्णिमा, स्टार सिटी हॉस्पिटल एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहलाता है, क्या सही है? जी हाँ, हम शहर के बेहतरीन हॉस्पिटल में से एक हैं। बेहतरीन? क्या आपके बेहतरीन अस्पताल के नियमों में यह लिखा है कि इमरजेंसी वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर खाली रखे जाए? देखिए, सिलेंडर खाली नहीं था, वो प्रोसेस में था। बैकअप आने में बस कुछ ही मिनटों की देरी हुई थी। कुछ मिनट? लेकिन जैसे कि आपके अस्पताल के ऑक्सीजन जो स्टॉक रजिस्टर है उसमें 15 मिनट वो लेट का समय अंकित है। क्या आप बता सकते हैं एक स्वस्थ बच्चे के मस्तिष्क को अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो वह कितने समय तक जीवित रह सकता है? अधिक से अधिक 3 मिनट तक। मैं न्यायाधीश महोदया के समक्ष उस दिन के हॉस्पिटल के स्टॉक रजिस्टर को पेश करने की अनुमति चाहता हूँ। क्या आपका यह कर्तव्य नहीं बनता कि आप स्टॉक रजिस्टर को चेक करें? वो रजिस्टर मेंटेन करना फ्लोर इंचार्ज का काम है, मेरा नहीं। अर्थात आप केवल जिम्मेदारियां बांटने में माहिर है। चलिए, स्टाफ की बात आ गई है, तो क्या आपने नर्स निशा गुप्ता को अपॉइंट करते समय क्या आपने चेक किया था कि उसे इमरजेंसी दवाओं की तकनीकी समझ है या नहीं? हाँ, हमने उसकी डिग्री देखी थी। वह एक वेल क्वालिफाइड नर्स है। डिग्री तो एक कागज का टुकड़ा है मैनेजर साहिबा। मुख्य परीक्षा में साबित हो चुका है कि उन्हें दवा की घातक गति का पता नहीं था। क्या यह मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती कि स्टाफ को बाल रोग आपात की सुरक्षा ट्रेनिंग दी जाए? हम ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन हर छोटी बात पर नजर रखना संभव नहीं। छोटी बात? आपके लिए 5 साल के एक बच्चे का जीवन छोटी बात है? पॉइंट टू बी नोटेड जज साहिबा, इनके नजरिए के अकॉर्डिंग एक 5 साल के बच्चे का जीवन छोटी बात है। ये जो अस्पताल का मैनेजमेंट है ये केवल बिल बनाने में सक्षम है, किसी की जान बचाने में नहीं। माननीय न्यायाधीश महोदया, ये हमें बदनाम करने की कोशिश है। बदनाम आप खुद हुए हैं। क्या आपके अस्पताल ने बीमा करा रखा है? जी हाँ, हमने अपनी सुरक्षा के लिए बीमा करवाए हुए हैं। यही सच है माननीय न्यायाधीश महोदया। इन्हें मरीज की जान की फिक्र नहीं थी, क्योंकि इन्हें पता था कि गलती हुई तो बीमा कंपनी पैसे देगी। इन्होंने चिकित्सा को व्यापार बना रखा है। गलती नर्स की थी, मेरी नहीं। मिस पूर्णिमा, आप कहती है कि गलती नर्स की थी, आपकी नहीं। जब तक नर्स के कार्यों से आपको लाभ होता था तब तक वो आपकी अपनी थी। जैसे ही उनके द्वारा गलती हुई वो पराई हो गई। मिस, आपका पूरा हॉस्पिटल एक शरीर है। अगर हाथ गलती करेगा तो उसकी सजा मस्तिष्क को भी भुगतनी पड़ेगी। चलिए, आप जा सकते हैं। माननीय न्यायाधीश महोदया, विकेरियस लायबिलिटी विधि का वह सिद्धांत है जो कहता है कि अगर कोई कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान कोई लापरवाही करता है तो उसकी कानूनी जिम्मेदारी उसके मालिक की होगी। धन्यवाद। माननीय न्यायाधीश महोदया, मैं वादी पक्ष की ओर से अपना मत रखने के लिए गवर्नमेंट सीनियर मेडिकल एक्सपर्ट को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद। सीनियर मेडिकल एक्सपर्ट हाजिर हो। डॉक्टर साहब, क्या आप बता सकते हैं नारिया को इंजेक्शन किस प्रकार से दिया जाता है, इसकी क्या प्रोसेस है? हाँ, इसे धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक दिया जाना चाहिए। धीरे धीरे मतलब समय बताइए डॉक्टर साहब। 30 सेकंड, 1 मिनट। आमतौर पर इसे 2 से 3 मिनट का समय लेना चाहिए ताकि ड्रग्स का असर दिल पर न हो। डॉक्टर साहब, मिस निशा के उपरोक्त बयानों से स्पष्ट होता है कि उन्होंने नारिया को इंजेक्शन 10 से 15 सेकंड में खाली कर दिया। आप इसे मेडिकल साइंस में लापरवाही समझेंगे या जल्दबाजी? वो नर्स की अपनी समझ पर निर्भर करता है। समझ पर नहीं डॉक्टर साहब, अपन प्रोटोकॉल पर बात करते हैं। क्या आपने बच्चे की MRI रिपोर्ट देखी है? उसके एक बड़े दिमाग के बड़े हिस्से में हाइपोक्सिक डैमेज हुआ है। यह कब होता है बताइए? जब दिमाग कुछ मिनटों तक ऑक्सीजन ना मिले। सही कहा, कुछ मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले। यदि वहां पर भरा हुआ सिलेंडर होता ऑक्सीजन का और उसे तुरंत लगा दिया जाता तो उस बच्चे के इस डैमेज को रोका जा सकता था। शायद, लेकिन कुछ पक्का नहीं पाया। डॉक्टर साहब, बातें गोल गोल ना घुमाइए। आप यहाँ एक्सपर्ट बनकर बुलाए गए हैं। क्या खाली ऑक्सीजन सिलेंडर एक क्वालिफाइड अस्पताल की निशानी है, हाँ या ना? नहीं, सिलेंडर भरा हुआ चाहिए था। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे, क्या ब्रेन डैमेज होने पर डॉक्टर का वहां मौजूद होना जरूरी है या नर्स निशा अकेले इसे संभाल सकती है?
नहीं, डॉक्टर की मौजूदगी अनिवार्य है। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। माननीय न्यायाधीश महोदया, एक्सपर्ट खुद मान रहे हैं कि इंजेक्शन गलत तरीके से लगा है और वहां पर डॉक्टर भी मौजूद नहीं था और ऑक्सीजन भी सही समय पर नहीं मिली। अब क्या साबित बाकी करना रह गया है? धन्यवाद। माननीय न्यायाधीश महोदया, मैं अधिवक्ता अनिता इंद्रिया प्रतिवादी पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखने की अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद। न्यायाधीश महोदया, माता पिता कानूनी रूप से दावाकर्ता नहीं हो सकते क्योंकि वो उपभोक्ता नहीं है। इलाज एक बच्चे का हो रहा है, इसलिए पीड़ित भी केवल वो बच्चा ही हो सकता है। जैसा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि पीड़ित व्यक्ति ही मुआवजे का दावा कर सकता है। अतः माता पिता मानसिक पीड़ा के लिए अलग से मुआवजे का दावा नहीं कर सकते। धन्यवाद। माननीय न्यायाधीश महोदय, मैं अधिवक्ता प्रियंका मेघवाल वादी पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखने की अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद। माननीय न्यायाधीश महोदय, विपक्ष पक्ष का कहना है कि माता पिता उपभोक्ता नहीं है, जो कि कानून की गलत व्याख्या है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 धारा 2 उप धारा 1 क्लॉज डी इस बात को स्पष्ट करती है कि सेवा का भुगतान करने वाले और सेवा का लाभ उठाने वाले दोनों उपभोक्ता होते हैं। सेवा का लाभ भले ही बच्चे को मिल रहा हो, वे दोनों उपभोक्ता है। इसलिए माता पिता को राहत प्रदान करने हेतु मुआवजा दिया जाए तथा दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस बीपी शांता 1995 केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि डॉक्टरों की सेवा भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में आती है। माननीय न्यायाधीश महोदय, चिकित्सा सेवा कोई दान नहीं बल्कि एक अनुबंध है। धन्यवाद। न्यायाधीश महोदया, अब मैं बीमा कंपनी के लीगल एडवाइजर को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहती हूँ। बीमा कंपनी के लीगल एडवाइजर हाजिर हो। अब आप कोर्ट को यह बताइए कि बीमा कंपनी और अस्पताल के बीच किस प्रकार का अनुबंध किया गया था। हमारी पॉलिसी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को कवर करती है, न किसी नर्स की व्यक्तिगत लापरवाही को। यदि कोई डॉक्टर व्यक्तिगत लापरवाही करता है और उस लापरवाही से किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उस नुकसान के लिए हमारी बीमा कंपनी राशि देनी है। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। न्यायाधीश महोदया, जैसा कि विधिक सलाहकार ने कोर्ट के सामने यह बताया कि अस्पताल व बीमा कंपनी के मध्य जो करार किया गया है उसके अनुसार नर्स की गलती के लिए अस्पताल जिम्मेदार नहीं है। धन्यवाद। माननीय न्यायाधीश महोदय, मैं अधिवक्ता प्रियंका वादी पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखने की अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद। माननीय न्यायाधीश महोदय, जब अस्पताल का बीमा होता है तो उसमें अस्पताल के जरिए दी जाने वाली सभी सेवाएं शामिल होती है, जिसमें नर्स भी एक हिस्सा है, तो बीमा कंपनी को भुगतान करना ही होगा। जिस प्रकार किसी वाहन के एक्सीडेंट से हुई हानि के लिए उसका मालिक जिम्मेदार होता है, चाहे वह उस समय चालक ना रहा हो, उसी प्रकार हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ हॉस्पिटल का हिस्सा है। तो हॉस्पिटल के कार्य से अगर किसी भी प्रकार की गलती होती है तो बीमा कंपनी पूर्ण रूप से देय बनती है। माननीय न्यायाधीश महोदय, बीमा कंपनी इस तरह से अपना बचाव नहीं कर सकती कि वह नर्स की व्यक्तिगत लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं है। नर्स निशा गुप्ता एक रजिस्टर्ड नर्स है, वह मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। मैनेजमेंट के कार्य से किसी भी प्रकार की क्षति कारित होती है तो इस नुकसान के लिए बीमा कंपनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। धन्यवाद। माननीय न्यायाधीश महोदया, मैं एडवोकेट रामचंद्र युगान वादी पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखने की अनुमति चाहता हूँ। न्यायाधीश महोदया, सवाल अब आता है उस मुआवजे का जो इस पीड़ित परिवार को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिया जाना है। हालांकि ऐसी कोई भी राशि उस 5 साल के बच्चे के जीवन में खुशियाँ नहीं लौटा सकती, न ही उसके माता पिता की वो खुशियाँ लौटा सकती है और न उस माता पिता की वो नींद लौटा सकती है आंखों की, जो 27 दिसंबर 2017 को उनसे छीन ली गई। मैं इस पीड़ित परिवार के लिए निम्नलिखित आधार पर मुआवजे की मांग करता हूँ। इस बच्चे को मुआवजे राशि 40 लाख रुपए दी जानी चाहिए। यह राशि उस भविष्य के लिए है जो कभी नहीं होगा। विकास वर्मा कभी स्कूल नहीं जा पाएगा, वह कभी खेल नहीं पाएगा, वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन में कमा नहीं पाएगा। यह मुआवजे की राशि
उसकी देखभाल करने के लिए डॉक्टरों के महंगे खर्चे, फिजियोथेरेपी और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मैं खर्चे के रूप में मांग करता हूँ। इस पूरी घटना से उनके माता पिता को जो मानसिक प्रताड़ना हुई, इसके लिए मैं 10 लाख रुपए की सहायता राशि मांग करता हूँ। चिरागों को बुझाने की साजिश जिसने की है, हिसाब तो उसे देना ही पड़ेगा। कानून की अदालत में हम खड़े हैं, सीना तान कर, उचित हर्जाना उसे देना ही पड़ेगा। ये केस कई सालों से अदालत में चल रहा है। अस्पताल और बीमा कंपनी ने अपनी गलती मानने की बजाय इस गरीब परिवार को अदालत के अंदर घसीटा। मैं इसलिए उस संपूर्ण राशि पर 12% ब्याज दर की मांग करता हूँ जिस दिन ये शिकायत दर्ज की गई थी। अस्पताल ने तर्क दिया कि वे बीमा कंपनी के पैसे छिपेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि गलती अगर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट डॉक्टरों के द्वारा की गई है तो उसका निर्वहन भी उन्हीं को करना होगा। सफेद कोट पहनकर जो मसीहा कहलाते हैं, एक लापरवाही से किसी का घर उजड़ जाते हैं। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारे हक की भरपाई चाहिए। अदालत के कल्याण में आज सच्चाई चाहिए। धन्यवाद। माननीय न्यायाधीश महोदया, मैं प्रतिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता विवेकानंद अपना पक्ष रखने की अनुमति चाहता हूँ। मुआवजे की प्रकृति क्षतिपूर्त होनी चाहिए, दंडात्मक नहीं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का मूल उद्देश्य पीड़ित को हुए वास्तविक नुकसान की भरपाई करना है। यदि 50 लाख की राशि नजीर की बजाय दंड प्रतीत होती है तो न्यायशास्त्र का स्थापित सिद्धांत है कि मुआवजा वास्तविक क्षति के अनुपात में होना चाहिए। यहाँ साथ ही अधिवक्ता ने भविष्य की उन संभावनाओं के लिए मुआवजे की मांग की है जो अभी अनिश्चित है। केवल सहानुभूति के आधार पर इतनी बड़ी राशि का निर्धारण करना विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। प्रतिवादी पक्ष का यह निवेदन है कि मुआवजे का निर्धारण करते समय बच्चे की आयु, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति और उपचार की वास्तविक लागत का आकलन किया जाना चाहिए था। मैं माननीय न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि कानून में मानसिक दुख के लिए मुआवजा देने का प्रावधान सीमित है। यहाँ बच्चे को जो मुख्य लाभार्थी है और उसके माता पिता को अलग अलग श्रेणियों में रखकर मुआवजे को दोहरा कर दिया गया है। माता पिता ने स्वयं अस्पताल से किसी प्रकार की सेवा नहीं ली, वे केवल बच्चे के संरक्षक थे। अतः स्वतंत्र रूप से मुआवजा देना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 के सेक्शन 1 के सब सेक्शन डी की एकदम गलत व्याख्या है। अस्पताल की वित्तीय क्षमता का तर्क में यह निजी चिकित्सा संस्थान है। यदि इस प्रकार की अत्यधिक मुआवजे की परंपरा शुरू हो गई तो चिकित्सा संस्थान रक्षात्मक चिकित्सा अपनाने लगेगा, जिससे आम आदमी के लिए इलाज और भी महंगा हो जाएगा। अतः न्याय में इस राशि को कम किया जाना चाहिए, इस राशि को कम किया जाना चाहिए। धन्यवाद। माननीय न्यायाधीश महोदय, मैं अधिवक्ता कविता वादी पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखने की अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद। न्यायाधीश महोदय, जब एक बच्चा अस्पताल की लापरवाही की वजह से वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है तो यह उसकी माता पिता के लिए जीवित मृत्यु के समान है। उनकी मानसिक प्रताड़ना को केवल पैसों से नहीं तोला जा सकता, लेकिन 50 लाख रुपए की राशि उन खर्चों और सेवा के सामने अत्यधिक नहीं है जो उन्हें जीवन भर उस बच्चे की सेवा करने में उठानी पड़ेगी। धन्यवाद। दोनों पक्षों को मद्देनजर रखते हुए सभी साक्ष्यों व दलीलों के माध्यम से ये स्पष्ट हो जाता है कि हॉस्पिटल में चिकित्सा प्रोटोकॉल में लापरवाही बरती गई थी। टेस्ट डोज नर्स के द्वारा नहीं किया गया था, ना नर्स ने लापरवाही बरती थी। इंजेक्शन के ओवरडोज के कारण शरीर में अप्रत्याशित प्रतिक्रिया हुई तथा इसे नियंत्रित करने के लिए बाल रोग विशेषज्ञ टीम का हॉस्पिटल परिसर में न होना और ऑक्सीजन सिलेंडर के न उपलब्ध होने के कारण विकास वर्मा के दिमाग पर असर किया और ब्रेन को ऑक्सीजन न मिलने के कारण ब्रेन हेमरेज हुआ। इस लापरवाही के लिए केवल नर्स निशा गुप्ता ही जिम्मेदार नहीं, इसके लिए संपूर्ण हॉस्पिटल समान रूप से जिम्मेदार है। विकास वर्मा और माता पिता दोनों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 धारा 2 उपधारा 1 क्लोज डी। नर्स या डॉक्टर गलती करते हैं तो अस्पताल का मैनेजमेंट ये कहकर नहीं बच सकता कि गलती स्टाफ की थी। मैनेजमेंट अपने स्टाफ के हर काम के लिए जिम्मेदार है। अगर किसी भी प्रकार से उनके द्वारा अपने कार्य में लापरवाही की जाती है तो हॉस्पिटल और बीमा कंपनी दोनों को मुआवजा वहन करना होगा। अस्पताल और उसकी बीमा कंपनी मिलकर निम्नलिखित भुगतान करेंगे। बच्चे के विकास के लिए 30 लाख रुपए, माता पिता के लिए 10 लाख, उसकी मानसिक
उनकी मानसिक प्रताड़ना और दर्द के लिए इस पूरी राशि पर शिकायत दर्ज करने की तारीख से भुगतान होने तक 12% सालाना ब्याज भी बीमा कंपनी और हॉस्पिटल को मिलकर भुगतान करना होगा। कोर्ट इज एडजोर्नमेंट।